Hello, welcome to the Chemistry e-learners. Myself is Gauri. हम अभी डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे। हमने अभी तक अल्कोहल फिनॉल, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक, ये सब कुछ हमने कवर किया है। जिस का कुछ बैकलॉग बचा है वो पैरेलली कंप्लीट करते रहना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी वो दिक्कत सॉल्व कर लूँगी। उसके बाद जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कर। तो चलो फिर हम आज के लेक्चर के लिए शुरुआत कर देते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था? तो हमने पिछले लेक्चर में उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और क्या देखा था हमने, उसके जो कुछ भी कलर आयंस किस तरह से फॉर्म होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, वो सब कुछ हमने देखा था। हम आज क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द अलॉय फॉर्मेशन एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो हेडिंग डालो, formation of interstitial compound। ओके जी, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये हमें देखना है। ओके जी, चलो फिर हम वो अब देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। इंटरस्टिशियल का मीनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लैटिस बताती हूँ। ये क्या है आपका 2D में लैटिस है, मैंने पिछले लेक्चर में ड्रॉ किया था अगर आपको याद हो तो। ओके, अगर किसी ने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है तो उसे पता चल गया होगा इंटरस्टिशियल का मीनिंग क्या होता है। ओके, ये क्या है आपका एक 2D लैटिस है। क्या है आपका एक 2D लैटिस है। मैं क्या कहती हूँ, ये अगर यहाँ पर ये सारे क्या है उसने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, वो एक दूसरे को क्या है अटैच्ड है। अब ये क्या है आपका एक फॉरेन पार्टिकल है, इस तरह से मान लो। फॉरेन पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है, इस लैटिस के अलावा ये दूसरा कुछ लैटिस है, यानी कि एक्सोटिक है, बाहर का है। ओके जी, आप इसे मान सकते हो। उसके बाद ये सब होने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका है फॉर एग्जाम्पल मैं इसे आपको ब्लू से बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है एंड ये एक्सोटिक पार्टिकल यहाँ आकर बैठ जाता है। अब ये एक्सोटिक पार्टिकल यहाँ कब आएगा, जब ये छोटा होगा, साइज में छोटा चाहिए। इस एक्सोटिक प्रॉपर्टी क्या क्या चाहिए उसके पास, वो क्या चाहिए, छोटा चाहिए। अब अगर हमें कुछ कौन सा अगर एलिमेंट यहाँ पर छोटा चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से हैं। अगर मैं आपको छोटे एलिमेंट के बारे में बताऊँ अपने पीरियोडिक टेबल में थे तो कार्बन है, बोरॉन है, कार्बन, बोरॉन, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या है आपके चारों भी छोटे एलिमेंट है। ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कहीं पर भी आकर बैठ सकते हैं एंड एक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम इसका इंटरस्टिशियल कंपाउंड कह देते हैं। ओके जी, अब इसके पास एक पॉइंट लिख लो, ये क्या है, स्मॉल साइज एलिमेंट है, स्मॉल साइज एलिमेंट है जी ये। ओके, चलो फिर आप कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में। ट्रांजिशन elements which are a metal and hence they form the metallic lattice. Hence they form metallic lattice। अब इस मेटालिक लैटिस में क्या है,
ये जो यहाँ का ये क्या है आपका पूरा का पूरा मेटालिक लैटिस है। अगर मैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करूं, ये जो यहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये आ रहे हैं, जब एक कंपाउंड आते हैं जो स्पेस है उस स्पेस को कहा जाता है वॉइड्स। क्या कहा जाता है? इस स्पेस जो स्पेस आपका है इस स्पेस को क्या कहा जाता है? वॉइड्स। अगर किसी ने सॉलिड स्टेट बहुत अच्छे से बहुत तरीके से पढ़ा हुआ है तो उसे पता है व्हाट आर द वॉइड्स। वॉइड्स भी दो तरह के होते हैं हमारे पास, ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल एंड द टेट्राहाइड्रल। डोंट वरी, मैं आपको एक वीडियो इस पर भी बनाकर दे दूंगा सॉलिड स्टेट पर। हम क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट के एक फॉर्मूला शीट बना लेंगे ताकि आप उसे अगर अच्छे से लर्न कर लेगा कोई घंटे 1 से 1.5 घंटे में तो उसके सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ओके जी, हम ये वाला काम भी बहुत जल्द कर लेंगे। ओके जी, ये हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब जब ये स्मॉल साइज एलिमेंट है, कौन कौन से हमारे पास? कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये अगर इस स्पेसिस में आते हैं तो ये क्या फाउंड करते हैं? इसके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। लिख लो अगर किसी ने लिखा नहीं है तो। यस, नोट इट डाउन। उसके बाद जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स यहाँ पर आते हैं तो उन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है क्या? यस, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैम और कुछ डिफरेंस होता है क्या? यस। उसके बाद क्या होता है? वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वो बहुत ज्यादा वेरी हार्ड इन नेचर। ओके, उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है? यस, एनीबॉडी? यस, एनीवन? प्लीज कमेंट करते जाओ अगर आता है तो। ऑफ कोर्स उनकी मेटालिक प्रॉपर्टी यानी कि जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये सब उसकी क्या है, इस पर इतना इफेक्ट पड़ रहा है जी। ओके, एंड ये क्या हो जाएंगे? केमिकली इनर्ट होते चले जाएंगे। केमिकली क्या होते चले जाएंगे? इनर्ट। केमिकली इनर्ट होते चले जाएंगे। अब इनर्ट का मीनिंग क्या है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनर्ट? अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। इस इनर्ट का मीनिंग है किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होना। नो पार्टिसिपेशन। नो पार्टिसिपेशन, उसे क्या कहते हैं हम? इनर्ट नेचर कहते हैं। ओके जी, आप ये लिखते चले जाओ। चलो लिख लो। उसके बाद का टॉपिक है दैट इज द अलॉय फॉर्मेशन। अब अगर मैं अलॉय की बात करूं तो आप बहुत ही सालों से अलॉय पढ़ रहे हो। अब आपको इस अलॉय के बारे में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बताने की नहीं नीड है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट्स के अनुसार। यस जी, चलो लिख लिया होगा आपने। तो अब अलॉय क्या मीनिंग क्या है अलॉय का? यस, हम क्या करते हैं उसमें? ब्लेंडिंग करते हैं। क्या करते हैं हम उसमें? ब्लेंडिंग करते हैं। अब ब्लेंडिंग का मीनिंग क्या है? मिक्सिंग करते हैं। ओके जी, क्या करते हैं हम? मिक्सिंग करते हैं। ब्लेंडिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं हम? मिक्सिंग करते हैं। किस किस की मिक्सिंग करते हैं? टू मेटल्स की जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? अलॉय फॉर्मेशन। क्या कहते हैं हम उसे? अलॉय फॉर्मेशन हम उसे कह देते हैं। ओके जी, तो फिर लिख लो, हेडिंग डाल लो, अलॉय फॉर्मेशन। ओके जी, क्या हेडिंग है आपकी? अलॉय फॉर्मेशन। ब्लेंडिंग ऑफ द टू मेटल, ब्लेंडिंग ऑफ द टू मेटल इसे क्या कहते हैं हम? इन शॉर्ट अलॉय कह देते हैं। आपको कोई इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा। अगर आपको डेफिनेशन भी चाहिए तो आप अपने एनसीईआरटी खोल लेना, उसमें भर भर के आपको डेफिनेशन लिखवा कर दी है एनसीईआरटी ने। लेकिन मैं उसका आपको क्या बता रही हूँ? मीनिंग मैं आपको उसका बता रही हूँ। क्या है अलॉय का मीनिंग? सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग करना है जी। ओके, अब ये ब्लेंडिंग किस किस के बीच में होती है?
अगर दोनों छोटे हैं, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज मैच हो रही है, तो वो क्या करते हैं, ब्लेंडिंग शो आउट करते हैं। तो लिख लेते हैं, ड्यू टू सिमिलर साइज of D block element hence these elements form alloy। ओके जी, बाकी के हमारे P ब्लॉक हो, S ब्लॉक हो, वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते? उसमें साइज का वेरिएशन आता है। लेकिन हम अगर बात करें इस D ब्लॉक में, तो हमने साइज का वेरिएशन देखा है, कहीं पर इंक्रीज है तो कहीं पर डिक्रीज है, कहाँ पर तो इक्वल है। ओके जी, लिख लेना। अब आपको आपके सिलेबस में कुछ एग्जाम्पल्स है। क्या क्या एग्जाम्पल्स है? ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब कुछ है आपके पास। आपका पहला एग्जाम्पल है दैट इज द ब्रास। अब ये ब्रास किस किस से बना है? अगर मैं बात करूं आपका ब्रास, तो कॉपर एंड जिंक से बना है। किससे बना है? कॉपर प्लस जिंक। उसके बाद आपका सेकंड एग्जाम्पल क्या है? ब्रॉन्ज। अब ये ब्रॉन्ज किससे बना हुआ है? यस, उसमें कॉपर है, उसके बाद क्या है? टिन है, कॉपर प्लस Sn। Sn को क्या लिख, Sn मीन्स क्या है? हमारे पास टिन है। ओके जी, अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? गन मेटल। क्या है थर्ड एग्जाम्पल? गन मेटल। अब ये गन मेटल किससे बनी है? कॉपर प्लस जिंक एंड प्लस Sn। कॉपर प्लस जिंक प्लस Sn। आपको क्या करना है? कॉपर तो आपके पास सभी में आ रहा है। अगर आपको गन मेटल, आप जो मैं आपको ये ऑर्डर दे रही हूँ उसी ऑर्डर से ध्यान रखेंगे, तो आपको दोनों मेटल इस कॉपर के साथ प्लस करने हैं। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हो। आपका नेक्स्ट क्या है? आपका नेक्स्ट है दैट इज द बेल मेटल। क्या है? बेल मेटल। अब उसमें क्या करना है आपको? बेल मेटल में अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या लिखना है उसमें? कॉपर एंड जिंक, कॉपर प्लस जिंक। अब बच्चे कमेंट करेंगे मैम ये कॉपर जिंक यहाँ भी है, कॉपर जिंक यहाँ भी है। अब आप क्या करेंगे? इसकी परसेंटेज लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि यहाँ इसकी प्रपोर्शन क्या है, वो लिख लेना एक बार। ओके जी, अब जब यहाँ पर मैं 1 की परसेंटेज लिखूंगी तो आपको 1 की समझ में आ ही जाएगी। यहाँ पर जो आपका जिंक है वो 70 to 80%, सॉरी 20 to 30% है। कितना है जी? 20 to 30% है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो रिमेनिंग किसका है? यहाँ पर कॉपर का, यानी कॉपर का प्रपोर्शन यहाँ पर ज्यादा है। कॉपर एंड Sn की अगर बात करूँ तो आपका जो Sn है वो 10 to 20% है, 10 to 20% है। ओके, अब यहाँ पर कॉपर, जिंक एंड Sn में, कॉपर, जिंक एंड Sn में आपका जो Zn है वो 10% है एंड Sn 5% है। ये कितने परसेंट है? 10%। एंड ये कितने परसेंट है? 5%। अब इस बेल मेटल में कॉपर ज्यादा होगा या जिंक? ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका जो जिंक है वो ज्यादा अमाउंट में होगा, सॉरी आपका कॉपर ही ज्यादा अमाउंट में होगा। कॉपर कितना है यहाँ पर आपका? 70.8%। कितना है जी? 70.8%। एंड रिमेनिंग 20 to 28% आपका क्या है? यहाँ पर जिंक है। कितना है? 20 to 28%। अब देख लो यहाँ पर 70, इतना ही वैल्यू 0.8 का ही आप यहाँ पर डिफरेंस है। इतना अगर भी का प्रपोर्शन में चेंज हो जाता है तो यह क्या कहलाता है? हमारे पास बेल मेटल कहलाता है। नोट डाउन कर लो, अच्छे से इसे रट लेना, क्योंकि यहाँ पर रट्टे के बिना आपका कुछ भी काम नहीं होगा। अच्छे से इसको रट्टा मारना। ओके, अब यहाँ पर होते हैं हमारे ट्रेंड सारे के सारे फिनिश। अब इस टॉपिक में बचता क्या है? अब इस टॉपिक में बचता है आपके पास दैट इज द, अब जो भी कुछ डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो बचते हैं। क्या क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स? KMnO4,
K2Cr2O7 ये आपके सिलेबस में है। अब KMnO4 K2Cr2O7 ये क्या है? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मीनिंग क्या होता है? खुद को रिड्यूस करते हैं एंड सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम अब कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। कल हम पूरा का पूरा एक कंपाउंड कंप्लीट करके लेंगे, या तो वो KMnO4 होगा या फिर K2Cr2O7 होगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके जी, चलो, कीप वॉचिंग एंड कीप डूइंग स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग।